कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो क्वेश्चन है, जो लॉ, जुडिशरी या यूपीएससी, इन सब परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि बहुत बार रिपीट भी होते हैं। और एआईबी 18, 19 जितने भी एआईबी वाले होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हैं, तो चलो देखते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ए नंबर ऑप्शन हमारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ये हमारा सम्मिलित है। ऑप्शन बी हमारा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये भी सम्मिलित है। सी हमारा ऑप्शन है बोनस अधिनियम का भुगतान 1971, और डी नंबर का ऑप्शन है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। तो इसमें से हमारा सम्मिलित कौन नहीं है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये भी सम्मिलित है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये भी सम्मिलित है। ट्रेड यूनियन अधिनियम, ये भी सम्मिलित है। तो इसमें से सी नंबर का जो ऑप्शन हमारा राइट है, बोनस अधिनियम भुगतान 1971, सम्मिलित नहीं है। तो सी नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता है? ए हमारा है यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध, बी नंबर का ऑप्शन है यौन संबंधी टिप्पणी, सी खराब शारीरिक संपर्क, और डी ऑफिस के केबिन में बैठक। तो हमारा जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑफिस के केबिन में बैठक में यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन हमारा यह सिर्फ सरकारी कार्यालयों में लागू है। सेकंड है, यह केवल उन्हीं कार्यालयों में लागू होता है जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं। और तीसरा हमारा है, यह अधिनियम गर्भवती महिला कर्मचारियों को सवेतन मातृत्व अवकाश का अधिकार देता है। तो ए हमारा है 1 या 2, बी हमारा 2 या 3, सी हमारा दूसरा, डी हमारा 1 और 2। जो राइट आंसर हमारा है वो बी नंबर का ऑप्शन है केवल। तो ये दूसरा और तीसरा, यह केवल उन्हीं कार्यालयों में लागू होता है जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं। तीसरा नंबर में यह अधिनियम गर्भवती महिला कर्मचारियों का सवेतन मातृत्व अवकाश का अधिकार देता है। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन हमारा है चौथा, गर्भवती महिला कर्मचारी को कितने सप्ताह का वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है? तो ए हमारा 6 सप्ताह, बी हमारा 10 सप्ताह, सी हमारा 12 सप्ताह, डी हमारा 16 सप्ताह। और जो इसका जो एआईबी में भी 18 में भी आया था और 17 में भी आया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 सप्ताह, मतलब 84 दिनों के लिए छुट्टी दी जाती है जब गर्भवती महिला होती है। तो जो राइट आंसर हमारा सी है, 12 सप्ताह के लिए छुट्टी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया? तो ए हमारा है 2007, बी हमारा 2001, सी हमारा 1995 और डी हमारा 2013। तो इसका जो राइट आंसर है, कब अधिनियम पारित किया गया था? 2013 से अधिनियम पारित किया गया था, महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम। तो इसकी तारीख क्या थी? वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों के किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित करता है, और यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, एक कर्मचारी जो एक कार्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है, मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक कार्य करता है, लेकिन उसके नियोक्ता द्वारा किसी उचित कारण के उसे बर्खास्त कर दिया गया, इस मामले को डैश के तहत सुलझाया जाना चाहिए। तो किस अधिनियम द्वारा सुलझाना चाहिए? इसका ऑप्शन बहुत इजी है, आप बता सकते हो। तो इसका पहला ऑप्शन है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, बी नंबर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सी नंबर हमारा मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो विवाद का होता है वो कहाँ पे सुलझाया जाता है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत सुलझाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है?
तो स्वतंत्रता कहाँ पर मिलती है, कौन से अनुच्छेद में? चलो देखते हैं ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन हमारा है अनुच्छेद 23, बी हमारा ऑप्शन 19(1) सी ऑप्शन हमारा अनुच्छेद 24, डी हमारा अनुच्छेद 14। तो जो राइट ऑप्शन हमारा है वो बी के तहत अनुच्छेद 19(1) के तहत ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है सही कथन का चयन करें। तो ए हमारा है संविधान के अनुच्छेद 39D में यह कल्पना की गई है कि पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। और बी हमारा ब्रांडेड लेवल सिस्टम उन्मूलन अधिनियम 1957 में। तो सी हमारा कट गया है इसमें। तो डी हमारा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट। संविधान के अनुच्छेद 39D में यह कल्पना की गई थी कि पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। स्पष्टीकरण का देख लेते हैं। ब्रांड लेवल सिस्टम उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था, जबकि बाल श्रम निषेध और उन्मूलन अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था। अनुच्छेद 24 में प्रतिबंध लगाया गया था भारतीय संविधान के तहत। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 9 है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए एक बाल श्रमिक के रूप में? तो ए हमारा है 14 वर्ष, बी हमारा 16 वर्ष, सी हमारा 18 वर्ष, डी हमारा 12 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर का राइट आंसर है। 14 वर्ष की आयु अधिकतम होनी चाहिए। तो इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 एक कारखाने, खनन या किसी अन्य खतरनाक उद्योग में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे कि आपको बताया था अनुच्छेद में, मूल बाल श्रम अधिनियम के केवल 18 वर्ष खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध लगाया था। अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे केवल पारिवारिक उद्योगों और मनोरंजन उद्योग में काम कर सकते हैं। मतलब कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, केवल घर में जो छोटे मोटे काम होते हैं उसमें काम कर सकते हैं, वरना अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा है कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन हमारा ए है चिकित्सा लाभ परिषद, बी हमारा ESIC, सी हमारा राज्य सरकार, डी हमारा केंद्र सरकार। तो जो राइट आंसर हमारा है वो डी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किया था। तो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि EPF कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत मुख्य योजना है। इस योजना का प्रबंध कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO करता है। इसमें हर कार्यालय शामिल है जिसमें 20 या अधिक कर्मचारी होते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लॉ से रिलेटेड और करंट अफेयर आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।